जब आपकी सबसे प्यारी दुनिया आपकी आंखों के सामने टूट जाए, तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ लेता है। माँ की बीमारी, कैंसर का सच, हॉस्पिटल के वो लंबे दिन और खाने में मिलावट की वो सच्चाई। जहां ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में टूट जाते हैं, वहीं इस दर्द ने इनके अंदर एक मिशन को पैदा किया। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद है एक बेटा, एक फाइटर और एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसने रोड साइड फूड स्टॉल से शुरुआत की, जिसने अपना पहला बिजनेस अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा और जिसने दोबारा खड़े होने के लिए लीज पर रिजॉर्ट तक चलाया। जिनकी कहानी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो छोटे शहर या गांव से बड़े बड़े सपने लेकर शहर में आता है। तो आज हम स्वागत करते हैं श्री अंकित गौतम जी का। तो आज हम स्वागत करते हैं श्री अंकित गौतम जी का। सर, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से एक धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आपने जो मुझे मंच प्रदान किया सर मेरी कहानी लोगों तक पहुँचाने के लिए। और सर, जैसे कि मैं अजमेर से आया, मतलब छोटे से शहर से, और मैं आज गुड़गांव में आकर के आपके सामने बैठा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब और जैसे मेरी शुरुआत हुई थी सर, तो मैं रेलवे कॉलोनी से शुरुआत हुई थी। मेरे फादर साहब जो थे रेलवे के अंदर कार्यरत थे, तो मैं अजमेर के अंदर हम एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे, रेलवे क्वार्टर के अंदर। वहाँ से मेरा जो जन्म हुआ था अजमेर में हुआ, और जो मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं सर, ये जसोर खेड़ी हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली हम हरियाणा को बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर साहब रेलवे में थे, तो मैं शुरू से वहीं पे ही पला बड़ा, रेलवे क्वार्टर्स के अंदर ही। वहीं सारे यार दोस्त सारे वहीं थे मेरे। तो स्कूलिंग जो मैंने करी थी, मतलब सेंट्रल अकेडमी अजमेर से ही करी थी। उसके बाद में मैंने फिर इंजीनियरिंग करी, और इस बीच में जो उतार चढ़ाव है जीवन के अंदर काफ़ी सारे आए। मेरे मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी, और मदर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। मदर से तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मतलब जब भी मैं कहीं कमज़ोर अपने आप को महसूस करता हूँ ना, तो मैं अपनी मम्मी का वो एक चेहरा या उनकी कही हुई बात अपने दिमाग के अंदर वो लेकर के आता हूँ। मेरी मदर कहती थी, जब ऐसा कभी लगे ना आपको कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, तो उस समय आप अपने साथ में डट कर खड़े रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वो चीज़ एक है, एक सीखने को मिला। और फादर साहब हैं, जैसे रेलवे में थे, तो उनसे मैंने क्या है, एक ईमानदारी से अपनी नौकरी करना, उसके अलावा पंचुअलिटी, क्योंकि वो क्या है वर्किंग उसमें थे, रेल के अंदर थे। तो पंचुअल मतलब ट्रेन का टाइम तो कभी आगे पीछे हो नहीं सकता, तो सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हो तो अपने काम पे जाना है तो जाना है। तो वो जो खून में है ना, एक डट करके काम करना है, वो उनसे आया मेरे। और तो अंकित जी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। जैसे कि आपने कहा कि आपके माँ बाप ने जिस तरह से आपको परवरिश की और जिस तरह से आपको पढ़ाया लिखाया और जिस तरह से आप में वो संस्कार डाले कि जब भी हिम्मत टूट जाए तो अपने आप अपने साथ खड़े रहना, ये वाकई में बहुत ही कमेंडेबल है। तो वाकई में जब ऐसी परवरिश और ऐसी माँ मिले तो ऐसा बेटा क्यों नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके आज के पहले प्रश्न से। जी तो सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपकी दुनिया आपकी आंखों के सामने टूट रही थी, उस समय सबसे ज़्यादा डर आपको किस बात का लग रहा था? सर, मैं बता मतलब मेरी मदर को कैंसर डायग्नोस हुआ था। फिर मतलब हम रातों रात में, मेरा एक जमा जमाया काम छोड़ के हम पुष्कर, मतलब पुष्कर में जो मेरा रिसोर्ट था सर, उस समय मैंने वो रिसोर्ट लीज पे ले रखा था मेरे फ्रेंड के साथ में। तो हम रातों रात ही मैंने उसको पूरा संभला दिया, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कितने टाइम बाद आएंगे, क्या है। डॉक्टर ने जब बताया था कि आपकी मदर को कैंसर है, तो सब कुछ छोड़ के हम जो वहाँ टाटा मेमोरियल में गए थे सर। तो टाटा मेमोरियल के अंदर सर हालात जा कर के देखा, तो मतलब ऐसा लगा पता नहीं कहाँ आ गए। जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हमारी दुनिया के अंदर भी कोई नर्क है तो यही जगह है कि सर। मतलब कोई लोग रोज आपके सामने कोई ना कोई मर रहा है सर। मतलब ऐसे हालात होते थे। कैंसर हॉस्पिटल तो अपने आप में सर बहुत भयावह होता है। तो अब मदर को वहाँ लेके गए। अब धीरे धीरे जैसे उनकी कीमोथेरेपीज़ वगैरह चलती थी। हम क्या, जगजीवन राम हॉस्पिटल है वो रेलवे की तरफ से हमारे को मतलब वहाँ पे वो करा, क्योंकि फादर रेलवे में, तो हम रहते जगजीवन राम हॉस्पिटल में थे और इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा था। तो सुबह सर जगजीवन राम हॉस्पिटल से हम 4 बजे के आसपास निकलते थे। और मतलब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं बता रहा हूँ आपको, 4 बजे 5 बजे की एक कंडीशन होती थी कि मतलब रोड के बाहर तक लाइन लगी रहती थी। इतनी लंबी लाइन में लगते थे। और मतलब जब हॉस्पिटल के अंदर घुसते थे तो ना तो तब सूरज देखते थे, जब हॉस्पिटल से बाहर निकलते थे तब भी सूरज नहीं देखते थे। अंदर से पूरा दिन लग जाता था। और चारों तरफ मतलब ऐसे नेगेटिविटी फैली हुई थी सर वहाँ पे। फिर जब लास्ट में एक बार डॉक्टर ने बोला था, मतलब जैसे डॉक्टर ने मेरे को बुलाया अंदर, और उस समय उन्होंने बताया कि भाई अब आपके मदर के पास में अब समय नहीं बचा ज़्यादा करके।
तो मेरे मतलब पहली बार सर उस समय मैं बाहर निकला तो मेरी आंखों के अंदर आंसू थे। मैं मतलब थोड़ी देर के लिए मदर वहीं बैठे हुए थे बेंच पे, मैं 2 मिनट बाहर जाके आता हूँ। मैं बाहर हॉस्पिटल से बाहर की साइड थोड़ा सा आके साइड में, और मैं मतलब जी भर के रोया उस दिन। और मैं जब मदर के पास गया ना, तो माँ होती है, आँख देख के पहचान गई, बोले कि क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ मम्मी। फिर बोले बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अपन घर चलते हैं। उनको तो कुछ बताया नहीं, लेकिन फिर वो समझ गए उस समय पे। लेकिन कभी मैंने लास्ट तक भी उनको ऐसे कभी हिम्मत हारते हुए नहीं देखा। मैं एक बार को उनको लेकर के कुछ ज़्यादा हिम्मत हार गया था, क्योंकि मेरे फादर साहब से मेरी इतनी ज़्यादा मदर थी, जब तक हम आपस में डायरेक्ट ऐसे बात नहीं करते थे। मैं इस कमरे में होता था, फादर साहब आते हैं तो हम कमरा चेंज करके दूसरे कमरे में चल जाते थे। तो ऐसे तो होता था, कोई फादर साहब को बात करनी होती तो मदर के थ्रू ही जाती थी। तो वो सारा कनेक्शन टूटने जा रहा था सर। तो उस समय पे मतलब वही क्या बताएं सर। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह से आपके सामने आपका सबसे प्यारा इंसान, जो आपकी पूरी दुनिया थी, वो आपके सामने ना रहे तो कैसा महसूस, कैसा लगता होगा आपको। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी ने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है? सर मतलब ये तो लगा ही, मैं मतलब मैंने यही सुना था हमेशा, मतलब कि भाई कोई गलत चीज़ें कंज्यूम करते हैं या कुछ करते हैं तो कैंसर होता है। मतलब ये दिखाते हैं धूम्रपान कर रहे हैं, ये तम्बाकू। मेरी मदर ने, इवन मेरी मदर प्याज लहसुन तक नहीं खाती थी, तो उनको मतलब वो बीमारी लगी। तो वो मैंने उसी समय मतलब मैं डॉक्टर से पूछा था, मैं जैसे इलाज के दौरान डॉक्टर साहब से बात करी, तो मैं बोला सर मेरी मदर ने तो कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया, मतलब और कहते हैं कि भाई कैंसर गलत उससे होता है, ऐसा कुछ होता है। और टाइम से खाना खाती और बिल्कुल मतलब इनकी रूटीन वगैरह भी सही फॉलो कर रही थी, फिर कैसे हो गया? तब उन्होंने बताया, बोला सर अपन आजकल जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, मोस्टली चीज़ तो सब अडल्ट्रेटेड ही आ रही है। मतलब अपन ना चाहते हुए भी कि है ना, कैंसर नामक उसके केमिकल के जहर अपन कंज्यूम कर रहे हैं। छोटे बच्चे के मतलब वहाँ पे सर ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते थे, मतलब जिन्होंने, मैंने बोला भाई अभी तो इनका तो जन्म हुआ है यार, ये कैसे, ये तो कुछ नहीं करे बेचारे, इन्होंने जीवन में क्या पाप करा? तो भी मतलब सर वो बोले कि ये सब है ना एडल्ट्रेटेड फूड, या मदर जैसे एडल्ट्रेटेड कुछ खा रही है तो उसके बच्चों को अगर वो दूध पिला रही है तो उससे मतलब ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है सर ये, इन चीज़ों के कारण। तो वहाँ मैंने ठान लिया कि भाई भले ही अपन एक छोटी सी पहल करेंगे, कुछ नहीं मतलब एक छोटी सी शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं जैसे पढ़ता रहता था तो कोई ऐसा आता था कभी कि भाई मसालों में, घी में और इनमें सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन इसी में आता है। मैं अपन एक बार मसाले से शुरुआत करेंगे, और अपन कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उनके पास में एक शुद्ध मसाले पहुँचाए, ताकि कम से कम अपनी एक छोटी सी पहल में ये तो रहे, मेरे को ये तो संतुष्टि रहे कि मैं मेरी माँ को नहीं बचा पाया, कम से कम दूसरे लोग हैं उनके लिए तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊँगा। तो ये थी सर। यानी कि मदर के जाने के बाद आपने एक मकसद, यानी कि एक पर्पस को आपने चुना, और वहीं से आपने निश्चय किया कि आप अब बाकी लोगों की ज़िंदगी को जहाँ तक हो सके बचाने की कोशिश करेंगे, खास करके उस जहर से जो मसालों के अंदर और जो क्या कहते हैं मिलावट वाला सामान बेचते हैं, चाहे वो किसी भी खाने के किसी प्रकार भी में रूप हो, घी में हो। जी। बहुत ही अच्छी पहल थी सर। क्या आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि जब आपने ये निश्चय किया था कि अब लोगों को मिलावटी सामान से बचाने के लिए आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या उस समय आपको अपने ऊपर भरोसा था कि मेरा बिजनेस चल सकता है? क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज मार्केट के अंदर थे, कंपटीशन था, इतने बड़े मसाले के ब्रांड आज भी हैं। क्या उस समय आपको लगा? सर उस समय जब जैसे मैंने डिसाइड तो बहुत पहले ही कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने शुरू जो करा था वो 2-3 साल बाद करा था। मैं बिनानी सीमेंट में जॉब कर रहा था उस समय पे, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस वो जॉब के दौरान ही हमने करा था। तो सर भरोसा तो मेरे को था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहली चीज़ जो करी ना, मैंने मतलब बिज़नेस मतलब ऐसा नहीं करा कि मैं बिज़नेस भी चलता रहे साथ में जॉब भी करता रहूँगा। मैंने सबसे पहले तो अपने आप को दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं। अब जो करना है यही करना है, जो भी सेविंग थी थोड़ा बहुत फादर साहब से ले करके और मतलब मिला करके लगा करके, और ये कर दिया कि भाई अब अपने पास में यही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन कुछ है ही नहीं। चाहे आज होगा, चाहे आज आने वाले 1 साल बाद होगा, लेकिन अपने को इसमें ही सक्सेस हासिल करनी है। तो इस भरोसे के साथ में, और फिर बाकी तो आशीर्वाद था, ऊपर बड़ों का आशीर्वाद के से मैंने एक बार शुरुआत कर दी। फिर मतलब अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे सर ऐसे फेजेस आए जब एक बार को ऐसा लगा कि भाई यार पता नहीं क्या होगा, अपन ने कहीं गलत ओखली में सर तो नहीं दे दिया, क्या कर लिया ये। तो फिर जैसे मतलब हमारा सबसे पहले जो चैलेंजेस आ रहे थे ना सर स्टार्टिंग के अंदर, जो मतलब जहाँ भरोसा टूटा, जैसा बता रहे भरोसा, तो कई बार ऐसा होता था मतलब ये जैसे हल्दी मिर्ची धनिया वगैरह, इसमें लोकल प्लेयर्स इतने होते हैं जो कि क्या है कि कम रेट के अंदर या कोई मिलावट के अंदर दुकानदार को माल दे देते हैं, और दुकानदार उन्हीं का माल रखता है, तो हमारा तो माल कोई प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा था। और ना मैंने कभी ऐसे कोई बिजनेस स्टडीज़ वगैरह ऐसा कुछ किया था।
तो उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे दुकान पे जाते और वहाँ पे जैसे ना बात करते दुकानदार से, तो बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि ना तो अपनी उस समय पे मार्केट के अंदर क्या है कि फेस वैल्यू से प्रोडक्ट बिकता है या फिर प्रोडक्ट वैल्यू से प्रोडक्ट बिकता है, और दोनों ही नहीं थे हमारे पास में। ना हमारे खुद का कोई फेस वैल्यू, तो मार्केटिंग से कोई रिलेशन था ही नहीं, प्रोडक्ट नया था। तो और मार्जिन हम उनको हमारे मतलब दूसरों के बनस्पत हम मार्जिन भी कम दे रहे थे, क्योंकि अगर शुद्ध चीज़ देते हैं तो सर उसमें फिर मार्जिन कम हो जाता है। तो धीरे धीरे करके बहुत ऐसे मतलब इंसिडेंट हुए कि दुकानदार ने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि मैंने एक पे शायद पहले इंसिडेंट शेयर भी किया था, बताया था कि एक दुकान पे गए थे तो उसने तो हमारा पैम्पलेट हमारे सामने फेंक दिया था, और मतलब बहुत गलत चीज़ बोली थी उसने। उसके बाद में फिर हमने जब ये ठाना था, बोले यार अभी इसी दुकान से ही करेंगे, इस दुकान पे भी एक ना एक दिन तो माल आएगा हमारा, सोच करके फिर उसी के आसपास हमने क्या करा, जो घरों के अंदर डोर टू डोर जाके छोटे छोटे सैम्पलिंग कराए, उस पर हमारा कार्ड अटैच कर देते थे। फिर कोई फ़ोन आता था ना, जैसे भाई आपके मसाले अच्छे लगे, ये कहाँ मिलेंगे, तो हम बोल देते थे उस दुकान पे मिलेंगे। अब कस्टमर उस दुकान पे जाते थे, वहाँ होते नहीं थे। अब जैसे उसके बाद बार बार क्वेरी जाने लगी, तो उसने आगे होके कॉल करा कि भैया आपके प्रोडक्ट से हम हमारे शॉप्स पे रखना चाहते हैं। वाकई में। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करी हो, आपने एमबीए के कोर्स किए हो, आपने डिग्री हासिल की हो, आपने बहुत बड़े प्लान बनाए हो, प्रोजेक्ट बनाए हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर आप में ज़रा सी भी कॉमन सेंस है और आप उस बिज़नेस की डेप्थ में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ अपने आप ही मिल जाएंगे कि मैं कैसे अपने बिज़नेस की ज़ीरो कॉस्ट से मार्केटिंग करूं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने उस टाइम कमिट किया जिस दुकानदार ने इनका पैम्पलेट, इनका वो फ्लायर फेंक दिया था कि मैं आपसे कभी भी कोई सामान नहीं खरीदूंगा, उसी दुकानदार को इन्होंने कैसे मजबूर कर दिया अपने ही सामान को अपनी दुकान पे रखने के लिए। दिस इज इंटेलिजेंस। ये किताबों में या पढ़ाई में किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती। ये आदमी जब कमिट कर लेता ना कि मुझे सफल होना है, मुझे कुछ करना ही है, मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना ही है, तो ये दिमाग में आइडियाज़ अपने आप आ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने विश्वास और अपने बिजनेस के ऊपर, अपने विज़न के ऊपर पूरा यकीन करना होता है। हैट्स ऑफ टू यू अंकित जी। थैंक यू सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों की। जी जब आपने रोड साइड फूड बिजनेस शुरू किया था, उसके टूटने से आपको सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा सबक क्या मिला? सर, जब रोड साइड बिजनेस स्टार्ट किया था सर, तो हमने मतलब वहाँ पे एक पॉश इलाका है, अच्छा मॉल खुला था वहाँ पे नया नया, उसके पास में हमने एक मंदिर था, मंदिर वालों से परमिशन लेके मंदिर के पास में एक कार्ट लगाया था। तो वो कार्ट लगाया था सर, जब तक इतना ही था कि भाई कार्ट लगाना है, करना है, और काफ़ी वो उसमें मतलब चलने भी लग गया था, 2,500-3,000 रुपये डेली का आने लग गए। धीरे धीरे वहाँ के ऑफिसेज़ वगैरह और उनके हमारे पास में होटल वगैरह आते थे, तो हम सुबह जल्दी जाते थे मार्केट से, सारा शाम 5 बजे जाके मार्केट से सामान वामान लेके 4-5 बजे, और फिर वो उसको इस्टेब्लिश करके पूरा दिन रहते फिर। तो मतलब ये धीरे धीरे चल रहा था सर, बढ़िया। फिर एक दिन अखबार के अंदर आया, हमें नहीं पता था कि वो भूमि पे कोई मतलब वो अधिग्रहण वगैरह हो रखा है, कोई ऐसा कोई कब्जा का था, क्या सीन था, वो कोई ऐसा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, तो हमें ऐसा पता नहीं था। तो वो अखबार के अंदर आया, बोले उसमें फ़ोटो आई थी बकायदा हमारे आसपास के पूरे एरिया की, बोले इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया को, और ये चल रहा है। और मतलब जब पहुँचे कुछ समझ पाते, उससे पहले तो वो म्यूनसिपल वाले और वो सारे आकर के मतलब उधर निगम वालों ने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी थी। जो भी था मतलब कोई किसी को मौका ही नहीं दे रहे थे सामान वामान हटाने का भी, कोई नोटिस दिया ना कुछ, और तोड़ फोड़ करने लग गए। तो सर फिर मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी, बोले कि भाई अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने का केवल अपने को एक ढांचा खड़ा करने का मतलब नहीं है। बिज़नेस के अंदर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ होती है, तो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर आप सॉलिड रहेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर हमारे पास में भी अगर निगम से हम परमिशन लेते और बाकायदा प्रॉपर अगर वो रहता, तो हमारा उस समय पे चलता फिर मतलब अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस हमें ऐसे मतलब टूटता नहीं, और वहाँ पे हमारा सपना ऐसे नहीं टूटता सर। तो हो सकता है अगर वो नहीं टूट रहा होता तो आज कुछ और कर रहा होता, क्योंकि उस समय पे मेरी मदर भी थी। तो मेरा मतलब ये विज़न तो मदर के जाने के बाद में मतलब मैंने मदर के टाइम पे ये मसाले का सोचा था, उस टाइम पे ऐसा था नहीं, तो वो चीज़ सीखी वहाँ से। चलिए, उसके बाद आपने रिजॉर्ट बिजनेस में आए जी। और वो बिजनेस भी आपको छोड़ना पड़ा, तब आपको लगा कि कुछ और गलती भी हो गई? सर रिजॉर्ट बिजनेस तो सर मैं खुद अपना विलिंगली छोड़ के गया था। मतलब मैंने मेरे मदर की सेहत को रिजॉर्ट मतलब अपने बिजनेस से पैसे से ऊपर अहमियत दी वहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट था मेरे।
तो अच्छा बिजनेस चल रहा था मैं, और मेरे को ये भी था कि उस समय पे पुष्कर फेयर आ रहा था, मतलब हमारा जो मेन वो रहता है वो पुष्कर फेयर का रहता है सर, बिजनेस रहता है पुष्कर के अंदर। तो पुष्कर फेयर आने वाला ही था, और मतलब अगर मैं उस समय मेरे फ्रेंड को बोल के जाता कि भाई तुम संभालो, मेरा कोई पता नहीं 5-6 महीने का, तो वो उसके साथ अनफेयर होता, क्योंकि मैं अपने हिस्से का मतलब मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे हक नहीं है कि फिर मैं उसके अंदर कुछ मतलब पार्टनरशिप के अंदर कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेरी मदर के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और हम जा रहे हैं बॉम्बे, और उसके बाद में मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा, हम कुछ सोच करके भी नहीं जा रहे, तो ये आप संभालिए, कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे आप इसको करते रहिए। तो वो चीज़ थी। आज भी वो जो मेरा फ्रेंड है उसने भी अच्छा अचीवमेंट करा, उसने खुद ने उस रिसोर्ट बिजनेस को शुरू करा था वो हमने साथ में, उसके बाद में अभी उसके पुष्कर में खुद के 2 होटल हैं। वेरी गुड। हाँ, तो लेकिन वो सर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो फिर वो बिजनेस भी छूट गया। तो ये बताइए सर, इतने बार बार फेल होने के बाद आप अपने आप को किस तरह से ताकत देते थे, मेंटली कैसे रिसेट करते थे, ये हिम्मत कहाँ से आती थी आप में? सर वो मैंने बताया ना, मेरी मदर की सीख थी भाई कि जब भी टूटो तो एक बार ऐसा नहीं है, टूट के रुकना नहीं है, भले ही मैं मतलब चलो, वो कहे ना एक कहावत है सर, बोले आप गिर जाओ लेकिन गिरो तो भी रगड़ के चलो, चाहे अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग के चलो, लेकिन चलते रहो, अटकना नहीं है। रुक गए तो सर फिर जब जीवन नहीं रुकता, सूरज नहीं रुकता, सब चीज़ें नहीं रुकती, तो सर अपन कैसे रुक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अंकित जी, जैसा कि आमतौर पर बिजनेस में होता है, तुरंत ग्रोथ पाने के लिए, फास्ट ग्रोथ पाने के लिए लोग कोई भी शॉर्टकट अपना लेते हैं, लेकिन आपने शुरुआत से ही, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था, तब भी आपने क्वालिटी को प्रॉफिट से ऊपर रखा, जी जबकि मार्केट उल्टी चल रही थी। जी। और उस समय फैमिली और लोग कुछ कहते थे कि ग्रोथ बहुत धीरे धीरे चल रही है। सर जैसे मैं पहले ही मतलब जो मोटिव लेकर के चला था ना, एक्चुअली मैं तो जॉब कर रहा था सर, वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा आ रहा था, इंजीनियरिंग कर रखी थी बिनानी में, मेरे को पहले मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही जॉब मिला, फिर बाद में मैंने लॉजिस्टिक्स के अंदर भी उन्होंने देख के लॉजिस्टिक्स में भी रखा था, तो वहाँ से भी मतलब मेरे को अच्छा खासा पैसा आ रहा था। लेकिन मैंने एक मोटो सेट कर रखा था कि मुझे भाई मिलावट के खिलाफ युद्ध करना है। वो एक बिजनेस के रूप में ना स्टार्ट करते हुए मैंने एक मिलावट के खिलाफ युद्ध के रूप में स्टार्ट की थी ये चीज़। तो उसमें शुरुआत के अंदर सर होता था काफ़ी जैसे आसपास वाले, और उनको तो सबको लगता है कि अच्छी खासी जॉब है, जॉब छोड़ करके आगे, और लेकिन मेरे फादर साहब थे, उन्होंने मुझे हमेशा टाइम टू टाइम सपोर्ट करा। आज भी जैसे कभी वो ऐसा देखते हैं कुछ, क्योंकि बिजनेस है सर, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो फेस देख के पूछ लेते हैं, बोले यार कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं नहीं पता, सब कोई दिक्कत नहीं है करके। ये तो मतलब सपोर्ट फादर साहब का पूरा सपोर्ट रहा, आसपास वाले हैं सर, कोई करते हैं बातें जो होती है। जी, याद करके बताइए, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ अब तो बिजनेस चल पड़ेगा? सर वो तो यही है सर, मैंने जो आपको बताया, जब मेरा जिस दुकान से मेरा माल लेने के लिए साफ मना कर दिया था, और इतना भला बुरा कह के इतना बेइज्जत करके हमें दुकान से निकाला गया था, तो जब उसने माल रख लिया ना, मैं जब हम इसको पटा सकते हैं, अगर ये हमारा माल रख सकता है, ये सेट हो गया, तो बाकियों को तो हम सेट कर ही लेंगे। तो ये था। अब ये बताइए कि आपका बिजनेस तो आपने बड़ा कर लिया, जी और आपने अपना मार्केट, अपने प्रोडक्ट को फैलाना भी शुरू कर दिया, आप जी फेमस भी हो गए, जी। तो इसके बाद क्या प्रेशर आता है जब ग्रोथ हो जाती है? सर ग्रोथ हो जाती है तो बिज़नेस एक्सपेंशन का रहता है सर प्रेशर, एक तो कि बिज़नेस एक्सपेंड करना है अपने को, और उसके बाद में फिर मार्केट में और भी चैलेंजेस है, क्योंकि अभी जैसे बेसिकली हम जैसे राजस्थान कवर कर रहे हैं, तो अभी अजमेर के अंदर तो जैसे हमारा बिज़नेस हो गया, अच्छा चलने लग गया, बाकी जहाँ जहाँ नई नई जगह जाते हैं तो वहाँ नई जगह तो अभी भी हमारा बिज़नेस मतलब नया ही रहता है, वहाँ के लिए तो हमारा प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वही वहाँ पे भी जीरो से शुरुआत होती है, मतलब एक ही बिज़नेस को हमें 50 बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, जगह जगह अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये करना, तो वो सारी चीज़ें आती है सर, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और बाकी मैं एक आपको पुराना एक इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ, वो शायद मैं कहीं मिस कर गया। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करा था तो मैंने मेरे घर से स्टार्ट करा था, तो घर में मेरा छोटा सा हमने एक कमरे से स्टार्ट करा था, और अपने पाउचेज़ और पैकिंग मशीन, मतलब जो हमारे पास में 2 ही पाउच थे, एक 100 ग्राम का था, एक 200 ग्राम के पाउच लेकर के हल्दी मिर्ची धनिया के, और पैकिंग मशीन मैं और लाल सिंह जी हम दोनों ही वहाँ पे पैक करते थे और उसको बेचने जाते थे, और रात में क्या माल पिसाने जाते थे। तो एक बार माल पैक करने के लिए, मतलब वो अगर हॉपर होता है, हॉपर के अंदर मिर्ची भरी हुई थी, तो वो माल मशीन चला रहे थे, मैं नीचे वेट करता था उसमें, मतलब जो पाउच आते 100 ग्राम 200 ग्राम का, तो कोई ऑर्डर आया हुआ था हमारे पास में सिरोही का,
हमें सिरोही डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको माल देना था, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। तो हमने भी मतलब वो कर रहे थे, करते करते उसका क्या एक स्क्रू खुल गया, वो मिर्ची सारी की सारी मेरे ऊपर आकर के गिर गई सर। अब ऐसा हाथ पाँव जले कि भाई यार ये मतलब सर कभी ऐसा है वो किया नहीं, और फिर मतलब पूरा हाथ पाँव जल रहा है। अब एक ये टेंशन, बोले यार उधर उसको माल पहुंचाना है टाइम से, कि शाम को ट्रेन में ट्रेन में भी हम ही लेके गए, 15 कट्टे ट्रेन के अंदर ठूस के लेके गए, टीटी ने पकड़ लिया, वो तो स्टोरी अलग है। तो हाँ, तो फिर उसके बाद में भी बस हाथ पाँव झटका है, फिर काम में लग गए, बोले कि चलो। फिर 1-2 घंटे बाद जब जलन मची, डॉक्टर के गए, ट्यूब व्यूब दी, जब जा करके थोड़ा हुआ, फिर शाम को वो कट्टे भर के ट्रेन में, तो वहाँ पे जीआरपी, हमें अब इतना बुकिंग कराना इतना तो था ही नहीं, हमें तो उसको माल पहुँचाना था, तो वो डायरेक्ट ट्रेन में डाल लिया, क्योंकि वो लगेज का भी रहता है भाई, इससे ज़्यादा लगेज नहीं ले जा सकते। और कट्टे बड़े बड़े थे सर, 30-30 किलो, 40-40 किलो के, वो एक एक कट्टा वहाँ से पटरिया फलांग फलांग के ला रहे हैं, ट्रेन में चढ़ा दिया, ट्रेन चलने वाली है, रोक के। लेकिन फादर साहब रेलवे में थे, तो थोड़ा सा क्या वो गार्ड वगैरह मिल से जाता था। ट्यूनिंग थी, लेकिन वो जीआरपी वालों ने पकड़ लिया, फिर वो वहाँ पे भी फिर उनको हाथाजोड़ी करके जैसे तैसे करके पहुँचे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्टोरी पे एक मज़ेदार फिल्म बन सकती है, क्योंकि इनकी स्टोरी में, जो कि इनकी रियल स्टोरी है, इसमें मज़ा भी है, फन भी है, एडवेंचर भी है, एक्साइटमेंट भी है, इमोशंस भी है, और सीरियसनेस भी है। जी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, तो शायद आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। जी सर। तो अब मैं आपसे दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर कोई भी फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जी। तो पहली कौन सी गलती है जिसको उसे अवॉइड करना चाहिए? तो सर जैसे फूड का बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो सर सबसे पहले तो ये मतलब भूल करके स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें 1 मंथ, विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ, 3 मंथ हमें मतलब एकदम ग्रोथ आ जाएगी और हम एकदम से पैसा कमाने लग जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये अपना जो अगर स्टार्ट करें फूड का बिजनेस, तो आप में जो जुनून, निरंतरता, ये तीनों ही होनी चाहिए। मतलब आपको कंटिन्यूटी तो रखनी पड़ेगी, चाहे धीरे धीरे करके हो रहा है। जैसे मेरा भी बिजनेस करा था मैंने फर्स्ट मंथ के अंदर बिल्कुल मतलब 50 किलो मसाले से स्टार्ट करा था। आज हमारी सेल अब जा करके बढ़ करके हुई है, जो मतलब 2,500-3 हज़ार किलो का जाता है। तो इसके अंदर यही है कि सर समय खपाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। फूड के बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एफएमसीजी सेक्टर में फूड वगैरह जो है इसका तो मतलब कंपटीशन इतना हाई लेवल का है। तो उसमें क्या है कि आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उसमें अभी मतलब शायद साल भर पहले की बात है, मैंने कई न्यूज़ पढ़ी थी, जयपुर का ही कोई मतलब ने लड़का था, उसने भी स्टार्ट करा था कोई फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, लेकिन उसके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि मतलब स्टाफ की सैलरी का और कर्ज ले करके, तो उसने शायद कहीं सुसाइड वगैरह लिया। मतलब ऐसी स्टोरी मैंने न्यूज़ के अंदर पढ़ी थी। तो मतलब आप अपना धैर्य मत खोइए, धीरे धीरे करिए और एकदम से मत करिए। जैसे क्या है, एकदम से कई लोग आते हैं, एकदम से आए, बहुत बड़ा सेटअप करा, उनका ग्राफ यूँ गया फिर यूँ आ गया वापस नीचे। नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करिए, छोटे से शुरुआत करिए। जितनी कम पूंजी लगेगी ना, उतना ही कम प्रेशर रहेगा, फिर उस धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। एक साथ ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो सर रिटर्न का भी बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, वो एकदम से नहीं करना। तो अंकित जी बताइए कि छोटे शहरों में ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सर छोटे शहरों के अंदर सर ब्रांड को बिल्ड करना है तो मतलब एक तो विश्वास वो करना पड़ेगा सर आपको, लोगों का गेन। उसके लिए सबसे पहले वही मैंने बताया, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। मतलब आपने एक बार किसी को दे सकते हैं, 2 बार किसी को रिक्वेस्ट करके दे सकते हैं, तीसरी बार कोई आपका प्रोडक्ट जब भी उठाएगा जब वो आपके क्वालिटी में दम होगा, तो वो ब्रांड उसी तरीके से बिल्ड होगा। और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू होता है मतलब मोस्टली जो, क्योंकि छोटे शहरों के लोग क्या है, जैसे मतलब एक साथ शाम को कभी इकट्ठे हुए कहीं होते हैं, तो बोले यार वो मैंने चीज़ ली थी तो वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी यार, बोले आप भी ट्राई करो, ये करो। तो उस तरीके से धीरे धीरे करके वो होता है छोटे शहरों का। बड़े शहरों में तो क्या है, एकदम से बड़े एडवर्टाइजमेंट कर दिए, बाकी मतलब लोगों का कनेक्शन कम होता है लेकिन एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चलता है। वहाँ लोगों का कनेक्शन ज़्यादा रहता है, तो वो क्या है कि एक दूसरे कनेक्ट कर करके और ऐसे होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि विश्वास बिल्ड करना पड़ता है विश्वास बार बार अपनी क्वालिटी से बिल्कुल और अपनी सर्विस से। हाँ। तो आमतौर पर आपको क्या लगता है कि कितना समय लगता होगा एक विश्वास को बनाने में और विश्वास को तोड़ने में? सर विश्वास को तोड़ने में तो 1 सेकंड नहीं लगता सर, और विश्वास बनाने में सर सालों लग जाते हैं। मतलब ये एक पतली सी एक डोर मान लीजिए सर, विश्वास जो है पतली सी डोर है। आपको वो डोर ज़्यादा एकदम ऐसा भी नहीं है कि आपने खींच दिया तो वो टूट जाए, मतलब एक उसी लाइन पे ही आपको चलना है। अगर तिलका से भी इधर उधर करा, क्वालिटी में कुछ करा, आप ये सोचते हैं कि भाई अपना ब्रांड चल गया, आप अपन क्वालिटी चेंज कर देंगे, तो अभी क्या बहुत फास्ट ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है सर, एकदम से पब्लिक गिरा भी देती है और चढ़ा भी देती है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और जुनून, जी इन तीनों में से आप सबसे ऊपर किसको रखेंगे? सर सबसे ऊपर रहेगा सर कंसिस्टेंसी, क्योंकि हाँ, अगर आपने आज कोई चीज़ स्टार्ट करी
और मतलब आप कंटिन्यूटी उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब आप कहीं ना कहीं जगह मतलब आज अपन ने स्टार्ट करा और अपन महीने भर बाद बंद कर दिया, तो अपने को क्या पता कि महीने बाद में ही आपकी कोई बड़ी डील लगने वाली थी, आज ने आपने 30 दिन में बंद कर दिया और हो सकता है अगली 1 तारीख को आपकी कोई बड़ी डील आने वाली थी। तो वो कंटिन्यूटी तो आपको कंसिस्टेंटली तो रखना पड़ेगा। उसके बाद में एक जिद होती है, एक जिद और जुनून जो हम कहते हैं, एक जुनून होना चाहिए करने का। उसमें ये नहीं देखना कि रात है कि दिन है, मतलब अपने को कंटिन्यू वो काम एक जिद और जुनून के साथ करना है। और डिसिप्लिन तो सर होना ही चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप हर चीज़ का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर आपका जो स्टाफ है, जो टीम है, वो मतलब कैसे उस चीज़ को करेगी। आप खुद डिसिप्लिन होंगे तब हम उन्हें डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, तो वो चीज़ है। जब आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तब आप क्या करते हैं? सर जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो सर उस समय फिर मैं वही पल याद करता हूँ अपने बैग में जा कर के, जब मेरी मदर हॉस्पिटल में थी और मैं वहाँ जो चीज़ें देखता था। तो वो मतलब उस समय ये लगता है, बोले यार ये बिज़नेस नहीं है, ये एक अपन मोटो लेकर के चल रहे हैं। तो ये मोटो कहीं ना कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए। बिज़नेस अपनी जगह है, वो ठीक है, बिज़नेस बिज़नेस के तरीके से चल रहा है, लेकिन एक अपन मोटो लेकर के चल रहे हैं, ये मोटो नहीं हार जाए कहीं, अपना आत्मविश्वास टूटने के कारण ये मोटो नहीं हार जाए कहीं, तो वो चीज़ रहती है सर। और ये बताइए कि छोटे शहर या गांव से आने वाले युवाओं का सबसे बड़ा रुकावट मानसिक क्या होती है? सर जैसे मैं मतलब छोटे शहर या वैसे नहीं, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। मतलब आजकल क्या है कि लोगों को लगता है बोले कि बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए। हम्म। मतलब लोग ये सोचते हैं बोले आज मैंने काम शुरू करा, मतलब और मेरे को 1 महीने के अंदर तो बोले मैं इतना कमा लूँगा। उनकी ये होती है बोले दूसरे महीने में तो मेरी गाड़ी आ जाएगी। वो सब मतलब एक वो है सर, मिथ है। मतलब बड़े सपने ना देख के छोटे छोटे गोल सेट करिए, फिर आगे बढ़िए, वो चीज़ है। तो वो मतलब रुकावट वही है कि आप एकदम से बड़ा मत सोचिए, क्योंकि आप आज सोचेंगे कि बोले मेरे पास में है ना 1 महीने के अंदर मेरा खुद का घर होगा, मैं इतना पैसे, और वो जब घर नहीं बनेगा तो वो अपने आप ही आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। बोले यार घर नहीं बना, तो भाई ऐसा तो होगा नहीं। मतलब ये कोई रातों रात खड़े होने वाली चीज़ थोड़ी है, ये तो धीरे धीरे होता है। एक पेड़ भी उगाते हैं तो सर फल आने में बहुत टाइम लगता है। इसको बिजनेस को भी हमें एक पेड़ की तरह खाद पानी पसीना सब देना पड़ता है सर, जब जा करके बढ़ता है। तो दोस्तों, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि इतने बड़े भी आप गोल मत सेट कीजिए। अगर आप छोटे शहर से आते हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास वो पूंजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास वो कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो इतना बड़ा गोल मत बनाइए। छोटे छोटे स्टेप में छोटे छोटे अगर आप गोल बनाते हैं और वो पूरा कर लेते हैं तो आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा और आपको एनकरेजमेंट मिलेगी अगला गोल तय करने के लिए। एकदम से बड़ा कर लेंगे और उसको नहीं कर पाए 1%, तो आप बिल्कुल नीचे टूट जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर बात इन्होंने कही कि छोटे शहर वाले भी ये ना सोचें कि हम बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन स्टार्ट धीरे धीरे करिए। तो अगर आज आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करें तो पहला कदम क्या रखेंगे? सर अब तो मेरे को पूरा रास्ता पता है। आज भी अगर मैं वापस से बिल्कुल जीरो पे भी आ गया ना सर, तो मुझे पता है कि किस रास्ते चलना है और क्या करना है। अब तो मेरी जर्नी और इजी हो गई। पहले तो मुझे पता नहीं था भाई, अब जब मेरे को पता है कि भाई मुझे जैसे कहीं फलानी जगह जाना है, मुझे उसका रास्ता नहीं पता था तो मैं गूगल मैप से ढूंढता जा रहा हूँ, कभी गलत गली में घुस गया, कभी उधर घुस गया। अब मुझे सीधा रास्ता पता है मुझे क्या करना है। बोले कैसे मार्केटिंग करनी है वो सारा पता है अपने को, कैसे ब्रांड को अब धीरे धीरे प्रमोट करना है वो सारी चीज़ें पता है। तो जीरो से अगर स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं जीरो से वापस खड़ा हो सकता हूँ। अभी तो ये है सर कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उन लोगों के लिए बताइए जो अपने हालातों को कोसते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। उनका एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि हम तो छोटे से गांव में हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा कोई शहर में जानने वाला नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा परिवार भी ऐसा नहीं है कि हमारी मदद कर सके। उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? सर मतलब अब तो सर जैसे सोशल मीडिया भी बहुत फास्ट हो चुका है। मतलब कई लोग होते हैं जैसे, अब आप अपने मतलब ये मत देखिए, जैसे जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में कुछ भी नहीं है। आप अपने ऊपर वालों को देखें या अपने बराबर वालों को देखें, वो छोड़िए, आप अपने नीचे वालों को देखिए जिनके पास वो आपसे भी बहुत कम रिसोर्सेज थे और आपसे भी बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा उनके जीवन में दुख था, लेकिन उन्होंने भी कुछ अचीव करा। तो उन लोगों की आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखिए, उनको देखिए, तो उनसे थोड़ा सा बूस्टअप मिले। वो ये होता है सर मेन तो। तो सर, बिजनेस के प्रेशर में रिश्तों को संभालना, वो भी आपने साथ में बखूबी किया, वो आपने कैसे सीखा? सर रिश्तों को संभालने के तो सर मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा सर। मतलब मैं टाइम नहीं दे पाता, सही बताऊँ, घर पे वाइफ को बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। मेरी बच्ची तो कब बड़ी हुई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वाइफ उस समय विशाखापट्टनम पोस्टेड थी, मैं अजमेर आ गया था बिजनेस के सिलसिले में। तो बच्ची बड़ी हो गई, मतलब इतनी मतलब ऐसा लगता था जैसे उसका बचपन तो देखा ही नहीं मैंने। अभी बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका भी नहीं, लेकिन वाइफ ने कभी मेरी शिकायत नहीं करी
कि आप टाइम नहीं दे पाते। उसने हमेशा यही बोला, बोले आप करो, आप अपना जो आपने एक मतलब बिजनेस है, जो आपका एक मोटिव है वो लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, इसको आप अचीव करो। बोले मैं पीछे सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सारा सब मैं तो मतलब रिश्ते तो संभाले सर, लेकिन मेरी वाइफ ने ज़्यादा संभाले, मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ ने संभाला। तो क्या आपको कभी गिल्ट होता है कि मैं उन्हें समय नहीं दे पाया? सर गिल्ट तो सर अब ऐसा है ना सर कि अगर अपन ने किसी चीज़ का निश्चय कर लें और अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए त्यागनी पड़ती है सर। राइट। तो वो चीज़ है सर, अब मतलब दोनों जगह तो एक साथ अपन मैं नहीं कर पाते। तो एक वन लाइन में मुझे आपसे कुछ आंसर चाहिए होंगे। ये समझ लीजिए कि रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे पूछूंगा, एक वन लाइन में आप आंसर दीजिएगा या वन वर्ड में बताइएगा। फेलियर या फेयर? सर फेलियर। वेरी गुड। मनी या मीनिंग? सर मीनिंग। वेरी गुड। सबसे बड़ी गलती? सबसे बड़ी गलती के सर मतलब ऐसा सर कोई गलती तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये था लेकिन यही कि हाँ भाई अपने फैमिली को शायद टाइम नहीं दे पाए, गलती कह सकते होंगे, उसको पता नहीं। राइट। सबसे बड़ी सीख? सबसे बड़ी सीख सर ये है कि चाहे मतलब जीवन में कैसा भी समय है, अपने को हिम्मत नहीं हारनी उसकी। वेरी गुड। आगे क्या है? आप अगले 5 साल में क्या आपने सपना देखा? आपका क्या विज़न है? सर मैंने एक साथ 5 साल का सपना तो नहीं देखा, लेकिन छोटे छोटे सपने देखे हैं। ये है कि मेरा 2026 के अंदर हमें एक एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी सारी पार्टियों से बाहर बात भी हो रही है। तो वो है, एक एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। उसके अलावा और 1-2 स्टेट के अंदर जो मैं अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। उसके बाद में खुद के रिटेल स्टोर्स ओपन करने हैं, जो कि एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं हमारे गीत ब्रांड के एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ये ओपन करने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे गोल सेट कर रखे हैं। नहीं नहीं, बहुत खूब अंकित थैंक जी, यू और सो मच बहुत सर। मज़ा आया आपसे आज डिस्कस करके। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खास करके उन लोगों को जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, फैमिली का बैकग्राउंड नहीं होता, उतनी एजुकेशन नहीं होती, और उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ना पैसे होता है, ना कोई मदद करने वाला होता है, ना कोई पहचान वाला होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, ना ही इतनी शिक्षा उनकी होती है, और वो छोटे शहर से, गाँव से आते हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है। लेकिन सपने सपने तो बड़े होते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो। तो आज के इस एपिसोड से हमने जाना कि अंकित जी ने कैसे इतने मुश्किल हालातों से जूझकर, लड़कर कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी माँ ने जो उनको शिक्षा दी थी वो आज भी इनके दिल में एक ज्वाला की तरह जल रही है, जिसने इनको कभी भी हारने नहीं दिया, इनकी हिम्मत को कभी भी तोड़ा नहीं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं द संजय भसीन शो, रियल हीरोज, रियल स्टोरीज। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।